सो हेलो हाय नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम आज जो टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, पहला पार्ट इसका आ चुका है प्रॉब्लम्स ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन एंड आज सेकंड पार्ट है ऑफ दिस लेक्चर। एंड आई होप कि ये लास्ट हो ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो देखते हैं हम कहाँ पर थे। हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया था कि टेस्ट बनता कैसे। लास्ट हमारा लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ था, डेट प्रिपरेशन ऑफ मैनुअल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द टेस्ट। अब हम देखते हैं रिलायबिलिटी। टेस्ट रिलायबिलिटी क्या होती है, रिलायबिलिटी क्या होती है। ठीक है, द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल और empirical tryout, the best is the finally composed of the selected items. The final test is again administered on a fresh. ठीक है, for this purpose we check the reliability of the test and it indicates the consistency of the scores. अब देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें। ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम एक्सपेरिमेंटल या इम्पेरिकल ट्राईआउट ऑफ द टेस्ट के बेसिस पे देखें तो जितना भी फाइनली जो आइटम सेलेक्टेड होते हैं ना वो फिर से एडमिनिस्टर किया जाता है। ठीक है, वो फिर से उनको देखा जाता है फ्रेश बेसिस पे। ठीक है, और अच्छे से देखा जाता है। जैसे रिफ्रेश करते हैं ना, तो वैसे ही आइटम्स को सेलेक्ट करके दोबारा एडमिनिस्टर्ड करते हैं। और रिलायबिलिटी हमको क्या दर्शाता है, अगर जब हम इसके रिलायबिलिटी चेक कर लेते हैं तो हमको क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है, ये कंसिस्टेंसी ऑफ द स्कोर्स को दर्शाता है। इन सिंपल वर्ड्स इट इज़ डिफाइंड एज द डिग्री टू विच अ मेजरमेंट इज कंसिस्टेंट। सिंपल भाषा में देखें तो रिलायबिलिटी क्या है, कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स है। और अगर और भी सिंपल वर्ड्स में देखें तो कैसे डिफाइन होता है, एज द डिग्री। ये एक डिग्री है टू विच द मेजर इज कंसिस्टेंट, एक डिग्री है जिससे मेजरमेंट कंसिस्टेंट रहती है। इफ फाइंडिंग फ्रॉम रिसर्च आर रेप्लिकेटेड कंसिस्टेंटली देन दे आर रिलायबल। अगर किसी रिसर्च में ना रेप्लिकेटेड हो रहा है कंसिस्टेंसी, लेकिन जो पहले एक टेस्ट किया उसका आंसर, उसका जो स्कोर्स आया, और फिर दोबारा हमने जो रिसर्च किया और उसमें भी वही सेम चीज़ रेप्लिकेट हुई, सेम हुआ आंसर, जो सेम स्कोर आया, मतलब कंसिस्टेंसी सेम है। ठीक है, सिमिलर है और ये रिलायबल है। ठीक है, रिलायबिलिटी ऑल्सो रेफर्स टू द सेल्फ कोरिलेशन ऑफ द टेस्ट। ये सेल्फ से कोरिलेशन भी दर्शाता है रिलायबिलिटी। ठीक है, a correlation coefficient can be used to assess the degree of reliability. If a test is reliable it should show a high positive correlation। देखो क्या देखा कि दोबारा से एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं और इसका क्या दर्शाता है, रिलायबिलिटी जब चेक करते हैं कि कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर दिखाता है। ठीक है, फिर एक डिग्री है जिससे मेजरमेंट ऑफ कंसिस्टेंसी शो होती है। ठीक है, बार बार अगर फाइंडिंग्स देखें जो भी हुआ है, अगर बार बार रिसर्च में ये रेप्लिकेटेड कंसिस्टेंसी निकले मतलब कि टेस्ट रिलायबल है। ठीक है, और ये सेल्फ कोरिलेशन की भी बात करता है रिलायबिलिटी। अब क्या देख रहे हैं कि जो कोरिलेशन का जो कोफिशिएंट है वो किस में यूज़ होता है, वो डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी को दर्शाता है। ठीक है, और बताता है कि भाई इसका हाई कोरिलेशन है या नहीं। द टर्म रिलायबिलिटी इज मेड अप ऑफ रिलायबल विच लिटरली मीन्स टू बिलीव। इन साइकोलॉजिकल सेटिंग्स testing the test is reliable which is administered repeatedly on the same group will ensure certainly in the scores. Different scholars have defined reliability differently and some definition are as follows। अलग अलग reliability को अलग अलग scholars ने अलग अलग डेफिनेशन दी है रिलायबिलिटी के, वो देख लेते हैं। गिलफोर्ड ने क्या कहा है, इन शॉर्ट द टेस्ट स्कोर्स ऑब्टेन विद रिलायबिलिटी हैव एन एक्चुअल वेरिएंस रेशो। जिस टेस्ट का स्कोर रिलायबिलिटी से ऑब्टेन होता है, रिलायबिलिटी देता है, रिलायबल देता है, उसका एक्चुअल में जो वेरिएंस होता है ना वो एक्चुअल वेरिएंस रेशो होता है। ठीक है, इंश्योर द टेस्ट स्कोर्स ऑब्टेन, जो टेस्ट स्कोर ऑब्टेन होता है वो रिलायबिलिटी के साथ एक एक्चुअल वेरिएंस रेशो देते हैं। फॉर एग्जांपल देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स ऑब्टेन स्कोर, ठीक है, टी ट्रू स्कोर्स और ई मतलब एरर स्कोर्स। ठीक है, अब एनेस्थेसिया का देख लो। एनेस्थेसिया जी ने क्या कहा है, द रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ द स्कोर ऑब्टेन्ड बाय द सेम इंडिविजुअल ऑन द डिफरेंट ओकेजन और विद द सेम सेट ऑफ इक्विवेलेंट आइटम्स। देखो ये वही बात हो गई कि जो रिलायबिलिटी है वो किसको रेफर करता है, कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स को ऑब्टेन करता है। ठीक है, उसको रेफर करता है ऑन द इंडिविजुअल ऑन द सेम, मतलब एक ही व्यक्ति पे अलग अलग ओकेजन्स पे या अलग अलग डिफरेंट सेट ऑफ इक्विवेलेंट आइटम्स पे अगर हम वो टेस्ट करें और टेस्ट की कंसिस्टेंसी आए और बार बार वही सेम आए। ठीक है, सेम इंडिविजुअल हो लेकिन अलग अलग, जैसे मैंने किसी पेशेंट पे हैप्पीनेस का टेस्ट किया। ठीक है, हैप्पीनेस स्किल का टेस्ट किया किसी व्यक्ति पे, किसी क्लाइंट पे, किसी पेशेंट पे। ठीक है, और वही टेस्ट मैंने उसी सेम व्यक्ति पे किया लेकिन अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग ओकेजन्स पे। ठीक है, लेकिन रेप्लिकेबल आया। ठीक है, हमेशा जो स्कोर्स था,
कंसिस्टेंसी ऑफ द स्कोर्स आया, इसका मतलब क्या होता है, वो रिलायबिलिटी दर्शाता है, मतलब वो रिलायबल है, ठीक है। घिसेली ने क्या बोला है, देखो, द रिलायबिलिटी ऑफ अ मेजर इज डिफाइंड एज द एक्सटेंट of latent variance of the scores obtained on certain attributes of the individual while the attribute is measured multiple time. सेम कहा है, थोड़ी सी अलग लैंग्वेज अलग है, ठीक है। गैरेट ने क्या कहा है, द रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट of a test measuring instrument depends upon the consistency and that estimates the competence of the person for whom it is used. ये भी थोड़ा सा सेम है, बस इसमें competence की इन्होंने बात की है, ठीक है। स्कोडोला और स्टोरडेल ने क्या कहा है, रिलायबिलिटी के बारे में देख लेते हैं। द रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट कैन बी डिफाइंड एज एडमिनिस्ट्रिंग होमोजेनियस टेस्ट्स ऑन इंडिविजुअल इन द सेम ग्रुप एंड फाइंडिंग अ कोरिलेशन बिटवीन टू और मोर स्कोरिंग व्यूज, ठीक है। तो रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट कैसे डिफाइंड है कि डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द होमोजेनियस टेस्ट को अगर हम एडमिनिस्ट्रेड करें, ठीक है, और इंडिविजुअल पे, ठीक है, इंडिविजुअल पे इन द सेम ग्रुप, और जो फाइंडिंग्स आएंगे ना, कोरिलेशन है बिटवीन टू और मोर व्यूइंग ग्रुप्स, ठीक है। सो इससे रिलायबिलिटी शो होती है। कैसे, देखो, द रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट कैन बी डिफाइंड, द रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट कैन बी डिफाइंड, मतलब एक रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट कैसे डिफाइन हो सकता है, जब हम होमोजेनियस टेस्ट करें, ठीक है, ऑन द सेम इंडिविजुअल इन द सेम ग्रुप, ठीक है, जो कोरिलेशन आता है दो और किसी और स्कोर के बीच में, लाइक वो रिलायबिलिटी दर्शाता है। ये भी सेम टू सेम, मतलब कंसिस्टेंसी की ही बात है, ठीक है। फ्रॉम द अबव डेफिनेशंस हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सब में, लाइक इफ़ अ टेस्ट इज रिपीटेड, हमेशा सेम ग्रुप, लाइक सेम ही टेस्ट अगर रिपीट हो और स्कोर्स डेफिनेट हो, हमेशा सेम आए और, ठीक है, रिपीट हो, मेनली इन्हीं की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज़ तो हमको समझ में आ गई कि ये कोरिलेशन की बात करता है, और हर डेफिनेशन से हमको ये समझ में आ गया कि रिलायबिलिटी क्या है, कंसिस्टेंसी ऑफ द स्कोर है, रेप्लिकेबल है, बार बार सेम है, मतलब टेस्ट रिलायबल है, ठीक है। सब लोग बस भाषा अलग कह रहे हैं, कुछ कुछ अलग जोड़ तोड़ के, ठीक है, कहना सब यही चाह रहे हैं, ठीक है। मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द टेस्ट रिलायबिलिटी मतलब क्या क्या है जिससे वो रिलायबिलिटी को टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट रीटेस्ट मेथड, इसमें देखो सेम मैंने बताया था, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम। टेस्ट रीटेस्ट मेथड ये होता है कि भाई एक टेस्ट लो, फिर उसका रीटेस्ट करो, दोनों सेम आए स्कोर, मतलब वो रिलायबल है, ठीक है। ये बस बुकिश भाषा में ये पढ़ लेना, ठीक है। और अगर देखो, जिन्होंने मेरा पहले भी और वीडियोस लाइक 4-5 आ चुके हैं, वो देखे होंगे, तो मैंने सेम डिस्कस किया है, रीड आउट करके एक एक लाइन एक्सप्लेन की है, ठीक है। सो पिछले कुछ वीडियोस जाके आप देख सकते हैं, उसमें सेम है, ठीक है। बस मैंने आपको बता दिया टेस्ट रीटेस्ट मेथड, थोड़ा सा इसमें क्या होता है। एडवांटेजेस देख लेते हैं और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। सेल्फ कोरिलेशन और टेस्ट रीटेस्ट मेथड फॉर एस्टिमेटिंग रिलायबिलिटी कोफिशिएंट इज जनरली यूज्ड। इट इज़ वर्दी टू यूज इन अ डिफरेंट सिचुएशंस कन्वीनियंटली, ठीक है। A test of an adequate length can be used after an interval of many days between the successive tests. अब देखो, सेल्फ कोरिलेशन की बात करता है, टेस्ट रीसेट मेथड की अगर हम बात करें, तो रिलायबिलिटी जो कोफिशिएंट होता है, रिलायबिलिटी कोफिशिएंट, यही लाइक इसके लिए सेल्फ कोरिलेशन टेस्ट रीटेस्ट ही ज़्यादातर जनरली यूज़ होता है। ये वर्थ ही यूज़ करना चाहिए, किसी भी डिफरेंस सिचुएशन में कन्वीनियंटली हम इसको यूज़ कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है। तो ये सही है यूज़ करना। A test of an adequate length, ठीक है, कैन बी यूज आफ्टर एन इंटरवल ऑफ मैनी डेज, लाइक मैनी डेज के इंटरवल में भी लाइक सक्सेसिव टेस्टिंग हो सकती है, ठीक है। कभी भी करो, ये बहुत ही सही रहता है। डिसएडवांटेज अगर हम देखें तो देखो, इमीडिएटली ये टेस्ट रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब मैनी सब्जेक्ट विथ रिकॉल देयर फर्स्ट आंसर, देखो जब बार बार टेस्ट हो रहा है, जैसे हमने सेम टेस्ट, मैंने अभी अपना एटीट्यूड का टेस्ट लिया, अब मैं दोबारा थोड़ी देर बाद एटीट्यूड का टेस्ट लूँगी, तो मुझे तो पहले याद है कि मैंने इसका आंसर पहले क्या किया था, है ना। सो ये एक डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है, ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है। इफ अ टेस्ट इज रिपीटेड इमीडिएटली, मैनी सब्जेक्ट्स विल रिकॉल देयर फर्स्ट आंसर एंड स्पेंड देयर टाइम ऑन अ न्यू मटेरियल, ठीक है, thus tending to increase their score sometimes by a good deal. Beside immediate memory effect, practice and the confidence induced by the familiarity with the material will almost certainly affect scores. And when the test is taken for the second time, index of the reliability so obtained is less accurate if the interval
इफ द इंटरवल बिटवीन टेस्ट इज rather लॉन्ग, मोर देन 6 months, ठीक है, ग्रोथ फैक्टर एंड द मैच्योरिटी विल अफेक्ट द स्कोर्स एंड टेंड टू लोअर डाउन द रिलायबिलिटी इंडेक्स। अब तो रिलायबिलिटी इंडेक्स को क्या क्या कम कर रही है, एक तो बार बार रिपीट हो रहा है तो आंसर पता होंगे, फेमिलियरिटी होगी तो कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिस लाइक ये सब इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। जो इंडेक्स ऑफ रिलायबिलिटी है उसको ऑब्टेन करने के लिए ना उसमें लाइक एक्यूरेसी नहीं आएगी, लेस लेस एक्यूरेसी आएगी, ठीक है। अब ज़्यादा ही टाइम हो गया, लाइक एक टेस्ट मैंने 6 महीने पहले किया था, एक टेस्ट मैंने 6 महीने बाद कर रही हूँ, तो मैच्योरिटी लेवल और ग्रोथ फैक्टर का है ना, मतलब ये सब फैक्टर अफेक्ट करेंगे। इफ अ टेस्ट इज रिपीटेड इमिडिएटली और आफ्टर अ लिटिल गैप टाइम, देयर मे बी द पॉसिबिलिटी ऑफ कैरी ओवर द इफेक्ट, ट्रांसफर इफेक्ट, मेमोरी एंड प्रैक्टिस इफेक्ट, ये सब आएंगे। ऑन रिपीटिंग द सेम टेस्ट ऑफ द सेम ग्रुप सेकंड टाइम मेक द स्टूडेंट डिसइंटरेस्टेड भी हो सकते हैं, ठीक है, कि बार बार क्या ये लोग सेम टेस्ट करा रहे हैं, तो ये मतलब डिसइंटरेस्टेडली परफॉर्म करेंगे, जो कि इफेक्ट करेगा स्कोर्स को, रिजल्ट को। समटाइम्स यूनिफॉर्मिटी is not maintained, which is also affect the score test scores. Chances of the discussing a few questions after the first administration, which may increase the scores at second administration, affecting reliability. अल्टरनेट और पैरेलल फॉर्म ऑफ मेथड, देखो पहले टेस्ट रिटेस्ट था, उसके बारे में देख लिया कि क्या होता है, उसके एडवांटेज देख लिए, उसके डिसएडवांटेज देख लिए, ठीक है। अल्टरनेट एंड या पैरेलल फॉर्म मेथड क्या होता है, या पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी क्या होती है। एस्टिमेटिंग रिलायबिलिटी बाय मीन्स ऑफ द इक्वलेंट फॉर्म ऑफ मेथड इन्वॉल्व द यूज ऑफ टू डिफरेंट और बट इक्वलेंट फॉर्म ऑफ टेस्ट। देखो हम दो रिलायबिलिटी को अगर हमको एस्टिमेट करना है, ठीक है, तो हम उसे क्या मेथड इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, दो टाइप के हम देखो दो टाइप के, ठीक है, हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो इक्वलेंट फॉर्म ऑफ टेस्ट, ठीक है, लेकिन एक जैसा है, दो अलग अलग टेस्ट है लेकिन वो दोनों एक जैसे टेस्ट है, ठीक है। पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी इज ऑल्सो नोन एज द अल्टरनेटिव फॉर्म रिलायबिलिटी, ठीक है, और इक्वलेंट भी कह सकते हैं। सो पैरेलल फॉर्म को इक्वलेंट भी कहते हैं और अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी भी कहते हैं, या कंपेरेबल फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चार चीज़ याद कर लो, पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, अल्टरनेटिव फॉर्म रिलायबिलिटी, इक्वलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबल फॉर्म रिलायबिलिटी सेम ही है। इन दिस मेथड टू पैरेलल और द इक्वलेंट फॉर्म ऑफ द टेस्ट आर यूज, ठीक है। बाय पैरेलल forms we mean that the forms are equivalent so far as the content objective format, ठीक है, डिफिकल्टी लेवल एंड डिस्क्रिमिनेटिव वैल्यू ऑफ आइटम्स, लेंथ ऑफ द टेस्ट एक्सेट्रा आर कंसर्न। अच्छा ये सब कंसर्न तो किया ही जाएगा, ठीक है, पहले भी मैंने टेस्ट कंस्ट्रक्शन में सारी चीज़ें बता चुकी हूँ मैं। पैरेलल टेस्ट हैव इक्वल मीन स्कोर्स, ठीक है, पैरेलल टेस्ट हैव इक्वल मीन scores variance and intercorrelation among items, that is two parallel form must be homogeneous होने चाहिए और similar in all respect होना चाहिए, ठीक है, बट नॉट डुप्लीकेट नहीं हो, एक जैसे हो, अलग हो, ठीक है, लेकिन मिलते जुलते हो, लेकिन बिल्कुल डुप्लीकेट भी नहीं हो, ठीक है। लेट द टू फॉर्म्स ऑफ बी फॉर्म ए एंड फॉर्म बी, ठीक है। The reliability coefficient may be looked upon the coefficient correlation between the scores of the two equivalent form of test, ठीक है। जो reliability कोएफिशिएंट होगा ना वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब किसके ऊपर देखेगा, कोफिशिएंट रिलेशन बिटवीन स्कोर्स ऑफ द टू इक्विवेलेंट फॉर्म, जो दोनों के बीच में जो होगा ना टू इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ टेस्ट, उसका जो कोरिलेशन निकलेगा, ठीक है, कोफिशिएंट कोरिलेशन लिखेगा, तो रिलायबिलिटी ऑफ कोफिशिएंट उसके ऊपर लुक अपॉन करेगा, ठीक है। द टू इक्विवेलेंट फॉर्म्स आर पॉसिबली सिमिलर इन, देखो क्या क्या जो टू इक्विवेलेंट फॉर्म की हम बात कर रहे हैं ना, वो उसमें क्या क्या सिमिलर होना चाहिए, कंटेंट सिमिलर होना चाहिए, डिग्री सिमिलर होनी चाहिए, मेंटल प्रोसेसेस टेस्टेड, ठीक है, एंड डिफिकल्टी लेवल, ठीक है, ये सब एक्सपेक्ट में सेम होना चाहिए, लेकिन डुप्लीकेट ना हो, ठीक है, और इतना भी सिमिलर ना हो, डिफरेंट होना चाहिए, भले ही सेम फॉर्म, सिमिलर फॉर्म। One form of the test is administered on the student and on finishing immediately another form of the test is supplied to the same group, ठीक है। इसमें अब क्या बात हो रही है, वन फॉर्म ऑफ द टेस्ट, अगर एक समझ लीजिए एक फॉर्म ऑफ टेस्ट है, उसको हम एडमिनिस्टर करें, लाइक स्टूडेंट पे हम उसको एडमिनिस्टर्ड करें, ठीक है, और फिनिशिंग इमीडिएटली अनदर फॉर्म ऑफ द टेस्ट इज सप्लाई टू द सेम ग्रुप पे हम पहला वाले भी करें दूसरा वाले भी करें, ठीक है। The scores thus obtained are correlated which gives the estimate of reliability, उसके बाद जो correlation बनेगा उससे हम reliability को estimate कर सकते हैं। Thus the reliability found is called coefficient of equivalence, ठीक है, अब समझ में आया coefficient of equivalence क्या कहते हैं, जो equivalence group पे जब टेस्ट होता है जो बीच में correlation निकलता है, ठीक है, उससे जो reliability हम estimate करते हैं उससे क्या निकलता है, thus the reliability found is called coefficient of equivalence, ठीक है। Gulliksen in 1950 said has
इन्होंने क्या डिफाइन किया, हैज़ डिफाइंड पैरेलल टेस्ट एज द टेस्ट हैविंग इक्वल मीन्स, इक्वल वेरिएंस एंड इक्वल कोरिलेशंस। ठीक है, देखो हमने जो पैरेलल फॉर्म की बात कर रहे हैं ना, इसको टेस्ट को कैसे डिफाइन किया है कि इक्वल मीन हो, इक्वल वेरिएंस हो, इक्वल कोरिलेशन हो। ठीक है, देखो इंटर कोरिलेशन, देखो याद कर लो, मीन्स वेरिएंस इंटर कोरिलेशन, मीन्स वेरिएंस इंटर कोरिलेशन। ठीक है, इक्वल, इक्वल मीन्स इक्वल वेरिएंस इक्वल कोरिलेशन, इक्वल मीन्स इक्वल वेरिएंस इक्वल कोरिलेशन, equal means equal variance equal intercorrelation. According to Guilford, the alternative form of the method indicates both equivalence of the content and stability of the performance. ये देख लो एक लाइन में, द अल्टरनेटिव फॉर्म मेथड क्या इंडिकेट, इंटरनेटिव फॉर्म मेथड वही है पैरेलल कंपैरेटिव इक्विवेलेंस। ठीक है, द अल्टरनेटिव फॉर्म मेथड इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है, दोनों कंटेंट के इक्विवेलेंस ऑफ द कंटेंट। ठीक है, दोनों फॉर्म के इक्विवेलेंस, ठीक है, कंटेंट के इक्विवेलेंस को इंडिकेट करता है और स्टेबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस को दर्शाता है। इसके एडवांटेजेस अगर हम देखें, दिस प्रोसीजर हैज सर्टेन एडवांटेजेस ओवर द टेस्ट रिटेस्ट। टेस्ट रिजल्ट से ज़्यादा थोड़े से लाइक सर्टेन एडवांटेज है। देखो टेस्ट इसमें रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, मेमोरी प्रैक्टिस, कैरी ओवर अफेक्ट, रिकॉल फैक्टर्स, ठीक है, ये सब भी मिनिमाइज हो गया है। रिलायबिलिटी कोफिशिएंट ऑब्टेन बाय द मेथड विच इज़ अ मेथड ऑफ बोथ टेम्पोरल स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी भी हो रहा है। ठीक है, सो ये दो टाइप की रिलायबिलिटी को कंबाइन कर रहा है। ठीक है, यूजफुल फॉर द रिलायबिलिटी ऑफ द अचीवमेंट टेस्ट। This method is one of the appropriate method of determining the limitation, the reliability of the educational and psychological test. ठीक है, अब अगर हम limitations देखें, सो पहला देखते हैं, इट इज़ डिफिकल्ट टू हैव द टू पैरेलल फॉर्म ऑफ द टेस्ट इन सर्टन सिचुएशन, लाइक रोशार्क में है ना उनका, अब इसमें हम पैरेलल फॉर्म कोई टेस्ट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ये तो लाइक क्लोज टू इम्पॉसिबल, ठीक है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सो रोशार्क में जैसे हम सर्टन सिचुएशन हो, जैसे फॉर एग्जांपल रोशार्क दे रखा है, इसमें हम टू पैरेलल फॉर्म्स लाइक नहीं हो सकता, इसमें डिफिकल्ट है। ठीक है, व्हेन द टेस्ट आर नॉट एग्जैक्टली इक्वल इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्टेंट डिफिकल्टली। देखो ऊपर हमने देखा ना कि क्या क्या इंपॉर्टेंस होना चाहिए जो डिफाइन किया गलिक्सन ने। ठीक है, तो अगर इक्वल, हमेशा इक्वल कंटेंट डिफिकल्टी होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए, कंपैरिजन होना चाहिए बिटवीन द टू सेट्स ऑफ द स्कोर्स। ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम दीज टेस्ट मे लीड टू एरनियस डिसीजन। ठीक है, अब ये सब नहीं हो तो गलत डिसीजन दे सकता है टेस्ट इक्वल, मतलब ये सारे फैक्टर्स होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, तो इसके भी लिमिटेशंस है। प्रैक्टिस एंड कैरी ओवर फैक्टर्स कैन नॉट बी कम्प्लीटली कंट्रोल। ठीक है, प्रैक्टिस वाली चीज़ होगी ना कि 2 बार हो रहा है, सिमिलर काइंड ऑफ हो रहा है। कैरी ओवर फैक्टर जो होते हैं वो हम कंप्लीटली तो कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, मोर ओवर एडमिनिस्ट्रिंग द टू फॉर्म्स ऑफ साइमल्टेनियसली क्रिएट्स बोर्डम। सीधी सी बात है, सेम जैसा होगा मिनिस्ट्री। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिंग, तो बोर्डम तो आएगा। डेट बाय द पीपल प्रेफर सच मेथड्स इन विच ओनली वन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट इज रिक्वायर्ड। इसलिए जो लोग होते हैं ना वो सिर्फ एक ही टेस्ट देना चाहते हैं, एक ही एडमिनिस्ट्रेशन खुद का करवाना चाहते हैं, ताकि वो बोर ना हो बार बार वही सेम टेस्ट करके या सिमिलर काइंड ऑफ कंटेंट देख के। द टेस्टिंग कंडीशंस व्हाइल एडमिनिस्ट्रिंग द फॉर्म बी मे नॉट बी द सेम। टेस्टिंग कंडीशंस व्हाइल एडमिनिस्ट्रिंग फॉर्म बी मे नॉट बी द सेम। अब ऐसा हो सकता है कि भाई पहले हमने जिस कंडीशन में टेस्ट किया है फॉर्म ए का, है तो वही सिमिलर, हम सेम कर रहे हैं, लेकिन क्या पता फॉर्म बी जब हम करें तो कंडीशन सेम ना रहा है आसपास की। Besides, the testes may not be the similar in similar physical, mental or emotional state at the both of the time of administration. ठीक है, वही सेम चीज़। अब हम देखते हैं इसका 6 लिमिटेशन क्या है। द टेस्ट स्कोर्स ऑफ द सेकेंड फॉर्म ऑफ द टेस्ट आर जनरली हाई। हमेशा देखो देखा जाता है कि पहला वाले में कम है, दूसरा वाले में हाई, तो ऑल्दो ये डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, केयरफुली एंड कॉशली इनको लाइक पैरेलल फॉर्म्स को बनाना पड़ता है। ठीक है, ताकि एक सेटिस्फैक्ट्री मेजर ऑफ रिलायबिलिटी आए। ठीक है, फॉर अ वेल मेड स्टैंडर्डाइज टेस्ट द पैरेलल फॉर्म मेथड इज यूजुअली द मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री वे ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलायबिलिटी। देखो जब दूसरी बार जब फॉर्म होता है ना, हमेशा ऐसा होता है कि पहला फॉर्म ए में तो आंसर जितना, मतलब स्कोर जितना है ना, सेकंड फॉर्म में मतलब फॉर्म ए में कम आया अगर स्कोर, तो फॉर्म बी में हमेशा जनरली हाई आता है, तो डिफिकल्ट हो जाता है। इसको केयरफुली और कॉशियसली डिफिकल्ट होता है ये, तो उसको केयरफुली बनाना पड़ता है, पैरेलल फॉर्म को डिफिकल्टली बनाना पड़ता है। ठीक है, तभी एक वो सेटिस्फैक्ट्री मेजर ऑफ रिलायबिलिटी देगा। ठीक है, अब देखते हैं, हम रिलायबिलिटी की बात चल रही थी, तो अब देखते हैं स्प्लिट हाफ मेथड। ठीक है, या सब डिवाइडेड टेस्ट मेथड, इसको ये भी कहते हैं। ठीक है,
स्प्लिट हाफ मेथड, ठीक है। सो स्प्लिट हाफ मेथड इज़ एन इम्प्रूवमेंट ओवर द अर्लियर टू मेथड्स, ठीक है। देखो पहला टेस्ट रीटेस्ट था, ठीक है, उसमें कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज थे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, अल्टरनेटिव फॉर्म या कह लें हम पैरेलल फॉर्म, कंपैरेटिव फॉर्म, इक्विवेलेंस फॉर्म, ठीक है। उसके बाद उसके भी कुछ एडवांटेज एंड लिमिटेशन थे, ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज है। उसके बाद ये इम्प्रूव्ड करके ये मेथड बना है, ठीक है। एंड इट इन्वॉल्व्स द बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेबिलिटी भी आती है इसमें, ठीक है, इक्विवेलेंस भी आता है। कैसे? द अबव डिस्कस टू मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग reliability sometimes seems difficult. It may not be possible to use the same test twice and to get an equivalent form of test. Hence, to overcome these difficulties and to reduce memory effect, देखो ये टेस्ट क्यों बनाया गया? देखो पहले में जो पहले दोनों मेथड से उससे ज़्यादा ये इम्प्रूव्ड वर्जन है। इसमें स्टेबिलिटी भी है, इक्विवेलेंस भी है, ठीक है। और इसमें हमको मतलब 2 बार सेम टेस्ट करने भी नहीं पड़ते और इक्विवेलेंस फॉर्म भी मतलब आ जाता है, ठीक है। कैसे? हेंस टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टीज एंड टू रिड्यूस मेमोरी इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए एंड इकोनोमाइज द टेस्ट करने के लिए, इट इज़ डिज़ायरेबल टू एस्टिमेट रिलायबिलिटी थ्रू द सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट। बार बार 2 बार टेस्ट ना करना पड़े, ठीक है, या उसको 2 टेस्ट ना करना पड़े, ठीक है, या इसलिए या डबल एडमिनिस्ट्रेशन ना करना पड़े, सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन ही करना पड़े टेस्ट को और हमको डिज़ायरेबल एस्टिमेशन मिल जाए हमारी रिलायबिलिटी का, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा मेथड आया? स्प्लिट हाफ मेथड। देखते हैं क्या होता है। In this method, the test is administered once on the sample and it is the most appropriate method for homogeneous test, ठीक है। homogeneous test के लिए सबसे most appropriate method है क्या? स्प्लिट हाफ वाला, ठीक है। दिस मेथड प्रोवाइड द इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ द टेस्ट स्कोर्स, जो कि रिलायबिलिटी की डेफिनेशन में भी आता है। इसकी बात की जाती है इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट स्कोर्स। ऑल द आइटम्स ऑफ द टेस्ट आर जनरली अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिफिकल्टी एंड एडमिनिस्टर्ड सैंपल ऑन वंस ऑन द सैंपल। इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसमें अरेंज होता है डिफिकल्टी लेवल, ठीक है, आइटम्स की। आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग द टेस्ट इट इज डिवाइडेड इंटू 2 कंपेरेबल एंड सिमिलरली इक्वल पार्ट्स ऑफ द हाफ, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। देखते कैसे कैसे। द स्कोर्स आर अरेंज्ड और आर मेड in 2 sets obtained from odd numbers of the items and even numbers of the item separate, ठीक है। ऑड और इवन का खेल चल रहा है भाई इधर तो। एज फॉर एग्जाम्पल ऑफ अ टेस्ट ऑफ 100 आइटम्स एडमिनिस्ट्रेट, समझ लो कि 100 आइटम्स है, ठीक है। सो द स्कोर्स ऑफ द इंडिविजुअल बेस्ड ऑन 50 आइटम्स ऑफ ऑड नंबर्स लाइक 1 2 3, ठीक है। देखो ऐसे नहीं कि 1 2 3 4 100 तक नहीं, 50 के ऊपर इंडिविजुअल आइटम जैसे ऑड है और बाकी इवन है, जैसे होता है ना, देखो 1 3 5 99 तक, ठीक है, 50 और फिर 50 इसमें 2 4 6 8 10 12, ठीक है, ओके 100 तक। सो आर सेपरेटली अरेंज, ठीक है, अलग अलग अरेंज कर दिए जाते हैं। इन पार्ट ए ऑड नंबर्स आइटम्स आर असाइंड एंड पार्ट बी विल कंसिस्ट द इवन नंबर ऑफ द आइटम्स, ठीक है। आफ्टर ऑब्टेनिंग 2 स्कोर्स on odd and even numbers of the test, coefficient of correlation is calculated, ठीक है। अब जो कंसिस्टेंसी कोरिलेशन है, ठीक है, कोरिलेशन को उसके बाद हम लाइक कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन, ठीक है, हाँ, को कैलकुलेट किया जाता है। इट इज़ रियली कोरिलेशन बिटवीन 2 इक्वलेंट्स हाफ ऑफ द स्कोर। देखो 2 इक्वल हाफ्स में हो गए, ठीक है, स्कोर्स आए, ठीक है, और उसमें कोरिलेशन हो रहा है, ठीक है। 2 इक्वल स्कोर्स आए, उसमें कोरिलेशन हो रहा है, ठीक है। 2 इक्वल हाफ्स ऑफ स्कोर्स ऑब्टेन इन वन सेटिंग टू एस्टिमेट रिलायबिलिटी स्पियर ब्राउन प्रोफेसी फॉर्मूला इज यूज, ठीक है। अब स्प्लिट हाफ में रिलायबिलिटी को एस्टिमेट करने के लिए स्पियर ब्राउन प्रोफेसी फॉर्मूले का यूज़ होता है। क्या होता है द स्पीयरमैन ब्राउन फार्मूला? देखते हैं। देखो R11 R11 2R, देखो उसका वैल्यू दे रखी है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। R11 द रिलायबिलिटी ऑफ द होल टेस्ट, ठीक है, R11/22 है, ठीक है, और इसको बोलते हैं द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द 2 हाफ टेस्ट, ठीक है।
अब देखो जैसे एग्जांपल दिया हुआ है दैट अ टेस्ट कंटेन 100 आइटम्स, ऑल दीज आइटम्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी एज वन गोज फ्रॉम द फर्स्ट टू द 100th वन। ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ उसमें डिफिकल्टी में ऑर्डर में अरेंज्ड है, और 100 आइटम्स है, मतलब 100 स्टेटमेंट है, मतलब 100 क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स आंसर द टेस्ट एंड द टेस्ट इज स्कोर्ड। ठीक है, स्टूडेंट ने आंसर किया, उसके स्कोर आ गए, एंड स्कोर ऑब्टेन्ड बाय द student in odd numbers of items and even numbers of the items are totaled separately। ठीक है, अलग अलग कर दिया। द कोफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन फाउंड बिटवीन द कोरिलेशन कितना आया 0.8। ठीक है, तो द होल रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट क्या आएगा, देखो कोफिशिएंट कोरिलेशन, देखो पहले आ गया आर की जगह, देखो आर मतलब किसका साइन है, वो किसका साइन है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। ठीक है, उसकी वैल्यू दे रखी है, वो लगा दो। ठीक है, बाकी की वैल्यू दे रखी है 2 और 1। ठीक है, सॉल्व करो, क्या आया, क्या है रिलायबिलिटी 0.88। ठीक है, तो काफ़ी इजी है ये। वाइल यूजिंग दिस फॉर्मूला इट शुड कीप इन माइंड दैट द वेरिएंस ऑफ ऑड एंड इवन वैल्यू शुड बी इक्वल। देखो जो वैल्यू होती है ना, जो वैल्यू है ना हाफ ऑड की और हाफ इवन की, वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, इसका वेरिएंस इक्वल होना चाहिए, दैट इज वेरिएंस ऑफ ऑड इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ इवन। ठीक है, इफ इज़ नॉट पॉसिबल देन द फ्लैगन्स एंड रूलॉन्स फार्मूला कैन बी अप्लॉयड। अगर ये ना पॉसिबल हो तो ये फ्लैगनन, ठीक है, फ्लैनागन्स मेथड यूज़ कर सकते हैं या रूलॉन्स मेथड यूज़ कर सकते हैं। फ्लैगन्स मेथड देखो दिस फार्मूला आर सिंपलर है, ठीक है, उससे सिंपलर है और ज़्यादा कंप्यूटेशन ऑफ द कोरिलेशन इसमें लाइक इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, देखो एक एक तो ये फार्मूला हो गया, खैर ये भी इजी ही है देखा जाए तो, है ना। एक ये वाला फार्मूला हो गया स्पीयर ब्राउन के, हम स्प्लिट हाफ की बात करें। ठीक है, स्पीयर ब्राउन वाला हो गया, फ्लैनागन्स फार्मूला हो गया। ठीक है, और एडवांटेज डिसएडवांटेज है ये इसके, ओके, ये दो फार्मूला है। ठीक है, आर्ट्स देख लो, रिलायबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ द होल टेस्ट है, ए से वेरिएंस ऑफ फर्स्ट हाफ है, सेकंड हाफ है, और टोटल वेरिएंस ऑफ द टेस्ट है। ठीक है, एडवांटेज देखें तो हेयर वी आर नॉट रिपीटिंग द टेस्ट, सेम है कि भाई टेस्ट को रिपीट नहीं कर रहे। देखो जो स्प्लिट हाफ के है ना एडवांटेज डिसएडवांटेज वही इसमें आएंगे। ठीक है, चाहे कोई सा भी मेथड मतलब मेथड हो। ठीक है, उन दोनों से जो हमने पहले पढ़ा है ना, अल्टरनेटिव फॉर्म हो गया, पैरेलल फॉर्म हो गया, इक्विवेलेंस या कंपैरेटिव इसको बोल लो, या टेस्ट रीटेस्ट हो गया, उसमें जो एडवांटेज डिसएडवांटेज में उसके जो डिसएडवांटेज है, ठीक है, उनसे हट के ही तो इसमें एडवांटेज आएगा ना या डिसएडवांटेज आएगा। ठीक है, तो कॉमन सेंस है ये तो, इसमें बार बार टेस्ट रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, पैरेलल फॉर्म नहीं यूज़ हो रहा है। ठीक है, और बार ट्वाइसली ये टेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं हो रहा है इसमें टेस्ट, और सो इसमें कोई भी प्रैक्टिस इफेक्ट भी नहीं आ रहा है, कोई ओवरऑल कैरी ओवर इफेक्ट भी नहीं आ रहा है कि भाई सेम होना चाहिए या दो टाइप का होना चाहिए या इक्विवेलेंस। ठीक है, फ्लक्चुएशन इन दिस मेथड द फ्लक्चुएशन ऑफ इंडिविजुअल एबिलिटीज बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट और फिजिकल कंडीशन इज मिनिमाइज। ठीक है, इसमें जो कंडीशंस होती है ना आसपास की, इन्वायरमेंट हो गया या फिजिकल कंडीशन हो गया, वो मिनिमाइज हो जाती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट डे टू डे फंक्शंस ऑफ प्रॉब्लम डू नॉट इंटरफेयर। देखो जब इसमें एक ही एडमिनिस्ट्रेशन होगा, एक टेस्ट एक ही बार होगा, ठीक है, तो उसमें डे टू डे जो फंक्शन होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो इंटरफेयर भी नहीं करेंगे। ठीक है, डिफिकल्टी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग जो पैरेलल फॉर्म की जो डिफिकल्टी थी ना कि एक जैसा होना चाहिए लेकिन डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक कंटेंट, वो वाली प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। वो टेस्ट की जो प्रॉब्लम है वो भी हम लाइक डिफिकल्टी वो भी एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन भाई सबके प्रोज एंड कॉन्स होता है। ठीक है, सबके एडवांटेज होंगे तो लिमिटेशन भी होगा। ठीक है, द टेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ इन द नंबर ऑफ वेज एंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इन द ईच मे बी इन ईच केस में भी डिफरेंट हो सकता है कि जो ऑड वाले हाफ है उसका कोरिलेशन अलग है, इसका अलग है। ठीक है, तो रिजल्ट अलग लगा सकता, अलग निकल सकता है। दिस मेथड कैन नॉट बी यूज फॉर एस्टिमेटिंग रिलायबिलिटी ऑफ द स्पीड टेस्ट की। ठीक है, नहीं कर सकता है ये रिलायबिलिटी मेजर। As a test is administered once, the chances of error may affect the scores, ठीक है, on the two half in the same way
एंड दस द टेंडिंग टू मेक रिलायबिलिटी कोफिशिएंट टू हाई। देखो अगर चांसेस ऑफ एरर्स, गलतियों के चांसेस बढ़ेंगे दोनों हाफ में, क्योंकि दो जगह है, ठीक है, और सेम वे, तो जो कोफिशिएंट है रिलायबिलिटी का वो भी तो बढ़ेगा, वो भी तो हाई होगा, ठीक है। दिस मेथड कैन नॉट बी यूज इन पावर टेस्ट एंड हेटेरो। देखो पावर टेस्ट में यूज नहीं हो सकता, स्पीड टेस्ट में नहीं हो सकता, हेटेरोजेनस टेस्ट में नहीं हो सकता, ठीक है। In spite of all these limitations, the split half method is considered as all the best of the methods of measuring the test reliability, as the data for the determining reliability are obtained upon the occasions and thus reduces the time, labor and difficulties involved in the case of the second and repeated administration. चाहे कुछ भी हो जाए, स्प्लिट हाफ को फिर भी बेस्ट माना जाता है इन शॉर्ट, ठीक है। फोर्थ मेथड देखते हैं जो कि रेशनल इक्विवेलेंस, जिसमें कुडार रिचर्डसन रिलायबिलिटी आया, ठीक है। अब ये क्यों आया, क्योंकि पहले तीनों बिल्कुल वैलिड नहीं थे, ठीक है, सही से काम नहीं कर पाए थे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस आ रही थी, कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स आ रही थी, डिसएडवांटेज आ रही थी, ठीक है। तो चौथा क्या आया, देखो पहला क्या था, टेस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या आया, वो नहीं चला तो अल्टरनेटिव वाला आया, पैरेलल फॉर्म कंपैरिटिव इक्विवेलेंस वाला आया, ठीक है, सेकंड। थर्ड क्या आया, स्प्लिट हाफ आया, वो भी नहीं चला, उसके भी कुछ लिमिटेशंस निकल गए। फिर चौथा क्या आया, मेथड्स ऑफ रेशनल इक्विवेलेंस। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, रिलायबिलिटी की, ठीक है। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज द कूडर रिचर्डसन रिलायबिलिटी और द इंटर आइटम कंसिस्टेंसी, ठीक है। इट इज़ अ मेथड बेस्ड ऑन अ सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन पे बेस्ड है, जैसे कि स्प्लिट हफ था। इट इज़ बेस्ड ऑन द कंसिस्टेंसी ऑफ द रिस्पॉन्सेज ऑफ ऑल आइटम्स, ठीक है, ये भी कंसिस्टेंसी की बात करता है, ठीक है, क्योंकि पर रिलायबिलिटी का मेथड है तो कंसिस्टेंसी की बात तो करेगा। द मोस्ट कॉमन वे फॉर फाइंडिंग इंटर आइटम कंसिस्टेंसी इज थ्रू द फॉर्मूला डेवलप बाय द कुडार रिचर्डसन के फॉर्मूला से हम बता सकते हैं, ठीक है, कंसिस्टेंसी निकाल सकते हैं आराम से, जो कि दिया था 1937 में, ठीक है। 1937 में क्या आया था, कुडार एंड रिचर्डसन का एक फॉर्मूला। दिस मेथड इनेबल्स टू कंप्यूट द इंटर कोरिलेशन ऑफ द आइटम्स एंड द टेस्ट एंड कोरिलेशन ऑफ द आइटम विथ ऑल आइटम्स ऑफ द टेस्ट। जे क्रॉनबैक कॉल इट एज कोफिशिएंट ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी, ठीक है। जे क्रॉनबैक तो थे, उन्होंने भी किसकी बात की है, लाइक कोफिशिएंट ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी, ठीक है। In this method, it is assumed that the all items have same or equal difficulty values, ठीक है। Correlation between the items are equal. All the items measure essentially the same ability and the test is homogeneous in nature. देखो अब इसमें क्या बात हो रही है, जो मेथड है इसमें एज्यूम क्या कर लिया जाता है कि देख लाइक ऑल आइटम जो है वो सेम है और इक्वल डिफिकल्टी के हैं, ठीक है। कोरिलेशन जो है आइटम का वो भी इक्वल है, ठीक है, और ऑल द आइटम्स मेजर एसेंशियली द सेम एबिलिटी, ठीक है, और होमोजेनियस इन नेचर है। देखो क्या क्या होता है इसमें क्या क्या जूम कर लिया जाता है कि भाई सेम डिफिकल्टी के हैं, देखो सेम है, इक्वल डिफिकल्टी के वैल्यूज़ हैं, ठीक है, सेम इक्वल कोरिलेशन भी है आइटम्स में, और सब लाइक सेम एबिलिटी से मेजर भी किए जा रहे हैं और होमोजेनियस इन नेचर है, ठीक है। ये चीज़ें याद हो गई, सेम इक्वल डिफिकल्टी वैल्यूज, कोरिलेशन बिटवीन द आइटम्स ऑफ द equal, all the items are majorly in essentially the same, measures the same ability and the test is homogeneous in nature, ठीक है। homogeneous nature, equal difficulty, same difficulty और correlation between the items of the all equal, ठीक है, याद हो गया। इक्वल कोरिलेशन है, इक्वल डिफिकल्टी है, सेम वैल्यू है, होमोजेनियस इन नेचर है, सेम एबिलिटी है टू मेजर, ठीक है, याद हो गया कुछ और रिसर्चर में। Like split half method, this method also provides a measure of internal consistency की ये भी बात करता है। The most popular formula is Kudar research, ठीक है, KR21, ठीक है, KR21 का फॉर्मूला है ये। क्या फॉर्मूला है, याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। R is equal to n upon n minus 1 in bracket 1 minus sigma PQ upon variance, ठीक है, वेरिएंस ऑफ द टोटल टेस्ट मतलब, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या क्या। देखो एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स, कितना आइटम्स है। पी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पर्सन्स आंसरिंग आइटम करेक्टली, जिन्होंने सही आंसर दिया है, अपॉन कि कितने लोगों ने दिया था टेस्ट, ठीक है। क्यू का मतलब क्या है कि कितना इनकरेक्ट। देखो एन का मतलब नंबर ऑफ टेस्ट अपॉन नंबर ऑफ आइटम इन द टेस्ट -1। अगर 50 आइटम्स है, ठीक है, तो 50 अपॉन 50 -1, ठीक है, 41, ब्रैकेट में 1 माइनस
सिग्मा मतलब सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ पी एंड क्यू। पी मतलब सम ऑफ करेक्ट आंसर कितनों ने दिया है और रॉन्ग आंसर कितनों ने दिए, ठीक है, अपॉन, ठीक है, कि कितने लोगों ने टेस्ट दिया है, ठीक है। और वेरिएंस तो हाँ देखो, जो नीचे वाला था वो वेरिएंस ऑफ द टोटल टेस्ट है। आर रिलेबिलिटी ऑफ टेस्ट निकाल रहे हैं हम, ठीक है। क्यू को माइनस पी भी कर सकते हैं और पी को 1 - क्यू भी कर सकते हैं। अच्छा, ये तब भी कर सकते हैं जैसे आपको क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे एक तो है कि सब दे रखा है और कोई एक चीज़ मिसिंग है, ठीक है। अब है कि आपको रिलायबिलिटी भी दे सकता है, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे सकता है और पूछेगा कि क्यू दे रखा है और पी पूछेगा, ठीक है, और लाइक वो दे भी नहीं रहेगा तो लाइक कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करके हम ऐसे थ्रू क्वेश्चंस भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर पी है, ठीक है, तो हम अगर क्यू नहीं दे रखा, ठीक है, तो पी की जगह 1 - क्यू होता है। पी का मतलब है 1 - क्यू, तो 1 - क्यू की जगह हम पी लगा सकते हैं, ठीक है, तो उससे कुछ इक्वेशन बन सकता है, ठीक है। खैर ये तो अलग बात हो गई। एन एग्जाम्पल क्वेश्चन में से आता नहीं, आई थिंक ना, आई होप एन एग्जाम्पल विल हेल्प अस टू कैलकुलेट द पी एंड क्यू। अच्छा एग्जाम्पल आएगा, 60 स्टूडेंट्स अपीयर अ टेस्ट। 60 स्टूडेंट बैठे, ठीक है, जिनमें से 40 ने सही आंसर दिया, बाकी ने गलत आंसर दिया, ठीक है। सो 40/60 2/3 हो गया, ठीक है। दिस मीन्स द वाई portion of the student has given the correct response to one particular item of the test in which 20 students have given the incorrect। देखो 40 ने सही दिया है तो 60 में से देखो 40 में 60 में से 40 ने सही आंसर दिया था, 20 ने गलत आंसर दिया, तो 20/60 1/3 हो गया, ठीक है। या तो हम पी को देखो, जैसे मैंने बोला था ना 1 - क्यू भी कर सकते हैं, ठीक है, तो 1 - क्यू अगर करेंगे तो 40/60 था ऊपर, ठीक है, सो 1 - 2/3 आ गया। फॉर ईच आइटम्स वी आर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू एंड देन पी क्यू, ठीक है। पहले पी और क्यू का ढूंढो, फिर पी क्यू को ढूंढो, ठीक है, का वैल्यू ओवर द ऑल आइटम्स टू गेट पी क्यू, मल्टीप्लाई पी एंड क्यू फॉर द ईच आइटम एंड सम ऑल द आइटम, ठीक है। हर आइटम के लाइक पी एंड क्यू को समन मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई पी एंड क्यू फॉर ईच आइटम एंड सम ऑल द आइटम्स, दिस गिव्स द पी क्यू ऐसे आता है, ठीक है। एडवांटेज देखो इसके भी देख लेते हैं। दिस कोएफिशिएंट प्रोवाइड्स some indications of how internally consistent and homogeneous the items of the test are. Rational equivalence is superior to split-half technique in certain theoretical aspects, but the actual difference in reliability coefficient are found by the two methods of is often negligible। इसमें दो मेथड लाइक नहीं लग रहे, ठीक है, तो रेशनल इक्विवेलेंस है जो सुपीरियर टू स्प्लिट हाफ टेक्निक है, ठीक है, और बट द एक्चुअल डिफरेंस इन रिलायबिलिटी कोफिशिएंट जो आ रहा है ना वो नेग्लिजिबल है दोनों मेथड में, ठीक है। स्प्लिट हाफ मेथड में सिंपली क्या था कि ये इक्विवेलेंस को मेजर करती थी, ठीक है, लेकिन जो रेशनल इक्विवेलेंस है जिसके हम जो हम पढ़ रहे हैं, जो रेशनल इक्विवेलेंस है इसमें बोथ इक्विवेलेंस और होमोजेनिटी साथ में आती है, ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज है। इकोनॉमिकल मेथड से हम इसको अच्छे से एडमिनिस्टर कर सकते हैं एक बार, ठीक है। इट आइदर रिक्वायर्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 2 इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ अ टेस्ट और इट रिक्वायर्स अ स्प्लिट द टेस्ट इनटू 2 पार्ट। देखो या तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, इट्स नीदर रिक्वायर्ड। देखो ना तो हमको ज़रूरत है कि इसको 2 इक्विवेलेंट फॉर्म में करो, ना ज़रूरत है कि इसको 2 लाइक स्प्लिट हाफ करो। मतलब देखो ना पैरेलल फॉर्म में करने का ज़रूरत है, ना स्प्लिट हाफ करने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन देखो इसकी भी लिमिटेशंस है। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, the coefficient obtained by this method is generally somewhat lesser than the coefficient obtained by another methods, ठीक है। इफ द आइटम्स ऑफ द टेस्ट आर नॉट हाईली होमोजीनियस, देखो होमोजीनियस की जरूरत थी ना, लेकिन अगर आइटम्स होमोजीनियस नहीं है तो ये मेथड अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है, जिससे और अगर जबरदस्ती करेंगे तो भाई लो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट दिखाएगा जो कि गलत हो जाएगा। रूडर रिचार्डसन एंड स्प्लिट हाफ मैटर आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर स्पीड टेस्ट। देखो ये भी स्पीड टेस्ट, ये तो कॉमन पॉइंट आ गया। देखो कि लिमिटेशन में देखो पिछली बार वाला भी जो था स्प्लिट हाफ, उसमें भी कहाँ स्पीड टेस्ट का बात आ रहा था, ठीक है, उसमें भी लिमिटेशन ये थी कि भाई स्पीड टेस्ट के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। कुछ आर इटरेशन मतलब रेशनल वाली जो है वैल्यू वाली जो मेथड है ये भी स्पीड टेस्ट के लिए नहीं है, ठीक है, सूटेबल। डिफरेंट के आर फॉर्मूला ये डिफरेंट रिलायबिलिटी इंडेक्स। अब अलग अलग
KR के फॉर्मूला जो लगाएंगे उससे अलग अलग रिलायबिलिटी इंडेक्स आता है, आएगा। अब देख लेते हैं, रिलायबिलिटी की बात कर ही रहे हैं तो फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करता है, ठीक है। क्वेश्चंस कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजिस्ट हु स्टडी साइकोमेट्रिक्स psychologists who study psychometrics, the science of the psychological assessment and test and measures, identify two categories of the factors that affect the reliability of psychological tests. The first category is factors related to the construction of test. These are called systematic errors and are built into the test. The second category is the character that arises from the random issues related to the how the test is given or how the test is taken. टेस्ट कैसे दिया जा रहा है, टेस्ट कैसे लिया जा रहा है, ठीक है। देर आर फैक्टर्स कॉल्ड द अनसिस्टमेटिक एरर्स एंड हैव नथिंग टू डू विद द टेस्ट इटसेल्फ, ठीक है। अब देखो क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं। क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन, अगर ढंग से क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट ही नहीं हुआ है, ठीक है, तो रिलायबिलिटी, जब ढंग से क्वेश्चन ही कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, एम्बिगुअस है, ठीक है, कन्फ्यूजन डिफिकल्ट है, तो मतलब अगर क्वेश्चन ढंग से नहीं बन पाया है, आइटम अगर ढंग से नहीं बना है, तो ढंग से टेस्ट देने में वो कन्फ्यूजन होगा, उससे वो गलत आंसर करेगा, गलत उससे स्कोर आएगा, उससे गलत रिलायबिलिटी आएगी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एरर्स भी आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शन विद द टेस्ट में कंटेन एरर्स एंड क्रिएट अदर टाइप ऑफ सिस्टमेटिक एरर। देखो जो इंस्ट्रक्शंस होंगे ना, जो टेस्ट में दिए रहते हैं कि भाई इसको ऐसे ऐसे कंडक्ट करना है, अगर उसमें एरर आ गया तो भाई वो तो सिस्टमेटिक एरर है अलग टाइप का, ठीक है। और ये जो एरर होता है वो टेस्ट टेकर या साइकोलॉजिस्ट को लाइक डिफिकल्टी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन दैट इंटरफेयर द एक्यूरेसी को इंटरप्ट करता है, एक्यूरेसी ढंग से रिलायबिलिटी नहीं निकल पाएगा, और एडमिनिस्ट्रेशन एरर्स हो गए अगर एक टेस्ट में, ठीक है। स्कोरिंग एरर्स, अगर हम ढंग से स्कोर नहीं करेंगे तो तब भी तो भाई, अगर देखो फॉर एग्जांपल अगर टेस्ट अच्छे से हो गया, इंस्ट्रक्शन अच्छे से था, ठीक है, टेस्ट भी अच्छे से हो गया, लेकिन हमने और उन्होंने आंसर भी एकदम अच्छा सही से किया है, लेकिन हमने स्कोरिंग में गलती कर दी, तो स्कोरिंग में गलती करते उसके बाद रिलायबिलिटी तो कहाँ से निकलेगी, वो टेस्ट रिलायबल दिखाएगा ही नहीं। रिलायबल टेस्ट हैव एन एक्यूरेट मेथड्स ऑफ स्कोरिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। ऑल टेस्ट कम विद अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑन स्कोरिंग errors. These instructions such as making the unsupported conclusion reduces the reliability of the test. Test construction begins with the research to support the conclusion drawn, but if the researcher has flaws, ठीक है, अगर जो रिसर्चर के ही फ्लॉज है तो देखो सिस्टमेटिक एरर फिर आएगा और रिलायबिलिटी गलत निकलेगी, ठीक है। तो ये भी रिलायबिलिटी को अफेक्ट करता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत सेम चीज़, देखो मैंने ऊपर बताई थी वही सेम चीज़ें मैं रिड आउट करती तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो किसकी बात हो रही है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। Environmental factors such as uncomfortable room temperature or distracting sound are one of the unsystematic errors. The errors made by the psychologist providing a test are another type of environmental factors. ठीक है, another type of environmental factor that affect the reliability. Although psychologists are trained in psychological testing, human error is always a possibility. भले ही आपका साइकोलॉजिस्ट कितना भी ट्रेंड हो, कुछ ना कुछ ह्यूमन एरर तो आने की संभावना रहती है, ठीक है। इसलिए इन्वायरमेंट फैक्टर जैसे कोई रूम टेम्परेचर हो गया, आपकी मेंटल कंडीशन टाइप हो गई, ठीक है, आपका मूड हो गया, डिस्ट्रैक्टिंग कोई साउंड आ रही है, ठीक है, टेम्परेचर में उतार चढ़ाव है, तो वो इफेक्ट करेगा आपको, जिससे आपका टेस्ट अफेक्ट होगा, जिससे आपका टेस्ट अगर इफेक्ट होगा तो लाइक आंसर गिविंग इफेक्ट होगा, स्कोरिंग इफेक्ट होगा और रिलायबिलिटी, ठीक है। Although the psychologists are trained in psychological testing, human errors is always a possibility. The administrator's attitude toward the test taker also influence scoring or interpretation when clinical judgment is called for the test for in the test instructors, ठीक है, instructions. टेस्ट टेकर फैक्टर्स, अच्छा जो टेस्ट ले रहा है, ठीक है। वी ऑफन थिंक दैट फैक्टर्स रिलेटेड टू द टेस्ट टेकर्स हैव एन इफेक्ट ऑन रिलायबिलिटी, ठीक है। हाउएवर द फैक्टर रिलेटेड टू द टेस्ट टेकर सच एज द पुअर स्लीप, फीलिंग इल, एंशियस एंड स्ट्रेस्ड आउट, ठीक है, इज इंटीग्रेटेड इनटू द टेस्ट इटसेल्फ. Solid reliable tests do not claim to give results that are real score of the test taker, but rather a score that is combination of both the real scores and the error scores, ठीक है। The real score is the test taker's performance. देखो real score क्या है, जो टेस्ट टेकर जो टेस्ट ले रहा है ना, जो मतलब वो टेस्ट टेकर, मतलब मैं एक टेस्ट दे रही हूँ, ठीक है, तो रियल स्कोर क्या होगा कि भाई मैंने जो मेरा परफॉर्मेंस है वो मेरा
रियल स्कोर होगा, ठीक है। लेकिन जो एरर स्कोर क्या होगा, द एरर स्कोर इज द मार्जिन ऑफ एरर दैट इज बिल्ड इनटू द टेस्ट फॉर द फैक्टर सच एज, देखो रियल स्कोर तो एक टेस्ट में क्या है कि मैंने टेस्ट दिया, मेरी परफॉर्मेंस जो आई वो मेरा रियल परफॉर्मेंस, रियल टेस्ट, रियल स्कोर है, ठीक है। एरर क्या हुआ कि भाई मैं अच्छे से सो नहीं पाई थी, मेरे को एंजाइटी हो रही है, मेरे को ये हो रहा है वो हो रहा है, लाइक जो फैक्टर्स बिल्ड हुए तो मार्जिन ऑफ एरर आया तो वो मेरा एरर स्कोर हो गया, ठीक है। द फैक्टरिंग इन ऑफ द एरर स्कोर मेक्स इट ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द अदर फैक्टर्स दैट आर नेगेटिवली अफेक्ट रिलायबिलिटी टू बी लो, ठीक है। अदर फैक्टर्स देख लेते हैं। स्कोर एक्सपेंशन, स्कोर एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, द टेस्ट स्कोर एक्सटेंसिवली हाईली अफेक्ट इस रिलायबिलिटी, ठीक है। देखो स्कोर्स पे हमने ऊपर ही पढ़ा स्कोर के बारे में, ठीक है। तो स्कोर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिलायबिलिटी को अफेक्ट करने के लिए। इफ़ द हायर द स्कोर रेंज ऑफ द टेस्ट द मोर रिलायबल इट इज़, ठीक है। एंड द लो अगर स्कोर होगा तो लेस रिलायबल होगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन फैक्ट एरर्स, वही सेम इंस्ट्रक्शन वाला, ठीक है। स्कोरिंग एरर्स, मोमेंटर ये हो गया, टेस्ट टेकर हो गया, अदर में स्कोर्स एक्सपेंशन। अच्छा एज एक्सपेंशन ये देख लेते क्या होता है, स्कोर एक्सपेंशन हो गया, एज एक्सपेंशन देख लेते हैं। द हायर द एज एक्सटेंशन द मोर रिलायबल टेस्ट विल बी। फॉर एग्जाम्पल इफ एन IQ ऑफ अ टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड टू द कैंडिडेट ऑफ 15 years of the age and the second IQ test is candidate for who is 17 years age, then the second test will be more reliable because its age expansion is more than the first। देखो एज एक्सपेंशन, अगर हम 15 साल फॉर एग्जांपल, अगर 15 साल के बच्चे पे कोई IQ टेस्ट कर रहे हैं वो कम रिलायबल होगा, क्योंकि हमने जब उसको सेम लाइक जब वो 17 साल का हुआ तब उसका एज एक्सपेंड हुआ, एज बढ़ा तो रिलायबिलिटी बढ़ती है, उसका IQ ज़्यादा आएगा तब, ठीक है। ग्रुप एक्सपेंशन की बात करें तो द हायर द एक्सपेंशन ऑफ द स्प्रेड ऑफ द ग्रुप द हायर द टेस्ट विल बी। इन अदर वर्ड द लार्जर द ग्रुप ऑफ द इंटेलिजेंस टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड द मोर रिलायबल इट विल। ये भी सेम वाला ऊपर वाली चीज़ है, ठीक है। इन एडिशन द ग्रेटर द डेविएशन इन द मेरिट्स ऑफ द ग्रुप मोर रिलायबिलिटीज, ठीक है। कंसिस्टेंसी ऑफ द स्कोर होनी चाहिए भाई, ये तो बहुत ही ज़रूरत है रिलायबिलिटी की, डेफिनेशन में ही आता है, ठीक है। इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ द स्कोर होनी चाहिए, रिलायबिलिटी में आता है ना। सो कंसिस्टेंसी ऑफ द स्कोर्स हाईली अफेक्ट द टेस्ट रिलायबिलिटी because test scoring is done by different types of the scoring methods and different scoring methods affect the reliability in a different way, ठीक है। तो कितनी सिंपल सी बात है, कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स, ठीक है, टेस्ट रिलायबिलिटी को अफेक्ट करती है, सीधी सी बात है। क्योंकि जो स्कोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कोरिंग मेथड्स होती हैं और डिफरेंट स्कोरिंग मेथड्स होते हैं, ठीक है। देखो कंसिस्टेंसी ऑफ द स्कोर मैटर करती है, ठीक है, हाईली इफेक्ट करता है, ठीक है। और जो भी हमने स्कोरिंग मेथड्स लगाए हैं, अलग अलग तरीके लगाए हैं, ठीक है, और जितने भी टाइप्स हैं, ठीक है, वो भी रिलायबिलिटी को डिफरेंट वे में करती है फैक्ट, ठीक है। फैक्टर्स हैं ये भी। लेंथ ऑफ द टेस्ट भी होता है, द रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट ऑल्सो डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द टेस्ट, के टेस्ट कितना बड़ा है उससे भी रिलायबिलिटी अफेक्ट करती है। द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज टू फाइंड द रिलेशनशिप ऑफ द लेंथ एंड रिलायबिलिटी, ठीक है। वाई एन, देखो वाई इसका फॉर्मूला क्या है, वाई एन इज इक्वल टू NY11 अपॉन नीचे 1 + N-1, ठीक है, ब्रैकेट और इनटू में Y11। इसका मतलब क्या है, Y11 देखो रिलायबिलिटी ऑफ द ओरिजिनल टेस्ट, जो ओरिजिनल टेस्ट ना उसकी रिलायबिलिटी ले लो। एन तो भाई फैक्टर्स ऑफ इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द टेस्ट, ठीक है। और YNN क्या है, रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट n टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, देखो सपोज अ टेस्ट हैज़ 10 टर्म्स, ठीक है, एंड इज रिलायबिलिटी इज 0.60, ठीक है। सो इफ द लेंथ ऑफ द टेस्ट इंक्रीज 4 टाइम्स, अगर जो लेंथ 4 टाइम्स, अगर 20 आइटम्स थे और 4 टाइम्स बढ़ गए, ठीक है, तो 2 × 4 कितना होता है, 80 आइटम्स अगर हो गए, ठीक है। सो लेंथ इसकी बढ़ी, ठीक है, तो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट क्या होगा देखो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, इसमें आप देखो सारे सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, आपको रिलायबिलिटी दी हुई है, ठीक है, रिलायबिलिटी ऑफ द ओरिजिनल टेस्ट, ठीक है, रिलायबिलिटी भरो, ठीक है। ओरिजिनल टेस्ट का लेंथ क्या था, मतलब वो तो छोड़ो, वो तो दे ही नहीं रखा, कितने टाइम्स बढ़ा, एन का नंबर मतलब ये था ना फैक्टर्स ऑफ इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द टेस्ट, ये डाल दो, बड़ा इजी से निकल गया, ठीक है, इसकी रिलायबिलिटी निकल गई। हेंस द इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द टेस्ट ऑफ द रिलायबिलिटी इंक्रीजेज द टेस्ट रिलायबिलिटी। 6th है टाइम डिफरेंस बिटवीन द टेस्ट, द मोर द टाइम डिफरेंस विल बी द
to the administer a test on the two different occasions, the less reliable that the test will be. For example, the time difference is inversely proportional to the reliability of the test. देखो टाइम डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा रिलायबिलिटी कम होगी, रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी मतलब टाइम डिफरेंस भी ज़्यादा होगा. ठीक है, ऊपर देखो क्या लिखा, द मोर टाइम डिफरेंस विल बी टेकन टू एडमिनिस्टर अ टेस्ट ऑन टू डिफरेंट ओकेजन, द रेस्ट रिलायबल दैट द टेस्ट विल बी. ठीक है, टाइम डिफरेंस ज़्यादा तो रिलायबिलिटी कम, रिलायबिलिटी ज़्यादा मतलब टाइम डिफरेंस कम. So because the greater the time difference, the person's experience and emotional state change. अगर हम ज़्यादा